हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन रहेगा। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, किन किन हिसाब से हमारे भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो हमने 3 क्लासें पीछे दी है, उससे भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे हमारी वीडियो के साथ में, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करोगे तभी तो और को पता चलेगा, और वो भी इसका उपयोग कर सकेंगे, क्लास को देखकर उसका उपयोग कर सकेंगे। तो बिना देरी करते हम करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चले बिना देरी करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हम आ गए हमारे राजस्थान के भौतिक विभाजन पर, और ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। इसमें किस प्रकार से इसे बांट रखा है, तो यहाँ पे हमारे इधर से आ जाता है रेतीला शुष्क मरुस्थल आ जाता है, यहाँ से इधर गग्गर का मैदान आ जाता है, ये मरुस्थल में आता है। इधर ये शेखावाटी आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल में, इधर शेखावाटी आ जाता है। इधर गोंडवाना प्रदेश आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल में। फिर ये अरावली आ जाती है यहाँ से, और ये लास्ट तक पूर्व तक जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पूर्वी मैदान आ जाता है, माई बजार सागर से लेकर पूरे इधर बाणगंगा तक पूर्वी मैदान आ जाता है। इधर हाड़ौती का पठार आ जाता है। और ये इस प्रकार से हम हमारे राजस्थान को इन भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं इनके बारे में किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले जाते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो प्रो अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंजिया। जिसके चारों ओर पेंथालासा सागर है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। इसके 2 भाग बने, उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पेंजिया है, इसे ये टूटा तो फर्स्ट वाला ऊपर वाला बना अंगारा लैंड, और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया का भाग है, ये पेंथालासा, और ये बीच में आ गया टेथिस सागर। ठीक है। तो दोनों भागों के मध्य एक महासागर बना, जिसका नाम क्या है? टेथिस सागर। भौतिक भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिसके कारण स्थल भाग टूटे। जहां जहां स्थल भाग गया वो महाद्वीप बन गए, जहां जहां जल गया वो महासागर बन गए। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी की गति किधर से होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसलिए पानी पूर्व की ओर चला जाता है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम तट पर हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये पेंथाला पेंजिया के भाग होते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेंथालासा से टूटे हुए हैं, बीच में टेथिस सागर आ जाता है। फिर आता है भारत में गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर दोनों एक अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान में भी गोंडवाना लैंड व टेथिस सागर दोनों एक अवशेष पाए जाते हैं। फिर आ जाता है मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश। तो मरुस्थल आ जाता है, तो ये मरुस्थल टेथिस सागर का भाग है। अरावली गोंडवाना लैंड का। पूर्वी मैदान आ जाता है, तो ये भी टेथिस सागर का भाग है, सागर का भाग है। और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान था प्रो वी सी मिश्रा। कौन था? प्रो वी सी मिश्रा थे। इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा है।
इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। प्रोविसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश निम्न है: पश्चिम शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हो जाते हैं, तो 1968 में जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास ए.के. सेन ने किया। किसने किया? ए.के. सेन ने किया। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। राजस्थान को सर्वमान्य रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल के अनुसार धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित 4 प्रदेशों में बांटा गया है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये मरुस्थल के 4 भाग है, ये इसी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाता है हमारा राजस्थान का भौतिक भाग। ये 4 भागों में: पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये दक्षिण पूर्वी पठार। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आ जाता है शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में आता है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये युक्त है और ये मुक्त है। अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाना प्रदेश। अरावली के अंदर आता है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली 3 भागों में है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। फिर उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन। बनास बेसिन मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। उसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। ये विभाजन किया गया है। तो नोट, राजस्थान के 4 भौतिक भागों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, वह सबसे अंत में आता है पश्चिम मरुस्थल का उद्गम हुआ है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों का विवरण इस प्रकार से है। ये हमारे यहाँ पे जाएगा भौतिक भाग, क्षेत्रफल, जनसंख्या, किसका अवशेष है, बनने का क्रम, ऊंचाई के अनुसार क्रम। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है जो 61.11% भाग में फैला है और यहाँ पे जनसंख्या निवास करती 40% है। फिर दूसरा आता है ये 33 सागर का भाग है और बनने ये 4थे नंबर का क्रम है। ऊंचाई भी इसकी 4थे नंबर पे ही आती है। फिर उसके बाद सेकंड है अरावली पर्वतीय प्रदेश, 9 पॉइंट इसका भाग है। इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी 9% में 10% जनसंख्या निवास करती है। गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रथम बनने का इसका क्रम है और ऊंचाई भी इसकी प्रथम पे ही है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये 23% भाग रखता है क्षेत्रफल राजस्थान का और यहाँ पे जनसंख्या 39% निवास करती है और 33 सागर का ये भाग है। ये 33 नंबर पे आता है और इसकी ऊंचाई भी 33 नंबर पे ही है। फिर उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, 6.89% भाग रखता है राजस्थान का क्षेत्रफल का, 11% यहाँ जनसंख्या निवास करती है, यानी कुछ लगभग के 2 गुना के आसपास ही है। फिर उसके बाद आता है ये गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है और बनने का क्रम इसका दिखते हैं और इसकी ऊंचाई भी दिखते हैं। फर्स्ट में आ जाता है हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यह प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। थार का मरुस्थल लगभग 644 किलोमीटर लंबाई, 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह मरुस्थल राजस्थान में लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। संपूर्ण थार का 65% यानी 3/5 भाग अकेले राजस्थान में है।
भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात में मामूली भागों में मिलता है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिले 16 हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अरावली के पश्चिम में स्थित जिले 17 है। ठीक है, अरावली के उस तरफ के जो जिले आते हैं जो मरुस्थल में, वो 16 है, लेकिन उस अरावली के साइड में 17 जिले हैं। उसमें सिरोही भी है। सिरोही क्या है कि अरावली का ही हिस्सा है, ये मरुस्थल में नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थलीय है और राजस्थान की 40% जनसंख्या क्षेत्रफल में निवास करती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र 58% है। तो नोट, पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के 58% भाग में ही फैला था, परंतु अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग अत्यधिक कटाफटा होने के कारण थार के मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अतः वर्तमान में राजस्थान के 61.11% भाग में रेगिस्तान विस्तार हो गया है। यानी कि पहले तो 58% था, अब 61% हो गया। तो यह मान लो कि ये 3% बढ़ गया है। तो ये किधर से किधर की तरफ बह रहा है? तो ये पश्चिम से पूर्व की, यानी उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है। अब मिट्टियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली बलुई मिट्टी, एंटीसोल मिट्टी मिलती है। तो वनस्पति कौन सी? तो मरुद्भिद, जीरोफाइट यहाँ पे वनस्पति है। प्रमुख वृक्ष रोइडा, बबूल, फोग, खेजड़ी, केर, बेर, आंख, थोर, आरणा, पीलू यानी जाल आदि मिलते हैं। जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम। प्रमुख फसल तो बाजरा, मोट, ग्वार और औसत वर्षा 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। औसत ऊंचाई तो 150 मीटर से 380 मीटर तक यहाँ की औसत ऊंचाई है। सामान्य ढाल, तो इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर है। किधर से? पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। तथा दक्षिण भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। इस प्रकार थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूणी नदी है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नहर तो इंदिरा गांधी नहर है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जवाई बांध पाली में है। थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। अन्य विशेष बातें, तो यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए युवा मरुस्थल भी कहते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इसे विश्व का सर्वाधिक घनी मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। यह राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। इस प्रदेश में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का विस्तार था। जुरासिक काल तथा इसके बाद के सामुद्रिक तलछटों के जमाव के प्रमाण जैसलमेर व बाड़मेर से मिलते हैं। पहले यहाँ पे समुद्र तल का भाग माना जाता है, कुछ अवशेष मिले हैं, तो कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार हो गया। उसके बाद आता है यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में अवसादी
चट्टानों की अधिकता है, इसलिए कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। थार की टर्सरीकालीन चट्टानों में तेल गैस भंडार कूड़ा मालानी जैसलमेर बाड़मेर सांचौर में बहुतायत से तेल के भंडार मिलने का कारण टर्सरीकाल की चट्टानें होना माना जा रहा है। थार के मरुस्थल का विशेष महत्व तो ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायुदाब का केंद्र थार का रेगिस्तान है। इस प्रकार थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। थार में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक व वायुदाब निम्न रहता है। निम्न वायुदाब मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रदेश की जलवायु बहुत शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियां भी चलती है। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहीं रात में होते होते तापमान कम हो जाता है। यानी कि ऐसा टाइम आता है कि आधा तापमान कम हो जाता है रेगिस्तान के अंदर। इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है, जो कि वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित व अनियमित होती है। भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है, जो अधिकांशतः खारा होता है। इस भाग में कहीं कहीं चट्टानी सतह व छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह प्रदेश पहले उपजाऊ भाग था। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां बहती थी। यहाँ पर सरस्वती नदी के अवशेष मिलना इसका प्रमाण है। 10 सेमी वर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो यह वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा राजस्थान के में केवल जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो यह उत्तर पश्चिम मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये राजस्थान को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का तथा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। रेगिस्तान का मार्च, तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल के विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहते हैं। रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या है? रेगिस्तान का मार्च है, जिसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल का दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर लगातार विस्तार होता रहा है, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे। रुक्ष क्षेत्र, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। गुजरात प्रदेश, चीनी यात्री हवेंग सांग ने इस प्रदेश को गुर्जरात्रा कहा है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावी कारण शुष्कता में वृद्धि है। राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सबसे कम जन घनत्व पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रदेश में जन घनत्व कम होने के कारण जलवायु में विषमता, जल का अभाव, नदी बेसिनों का अभाव। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान को फिर दो भागों में बांटा गया है, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, विस्तारित जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर व उत्तर पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू। समझने के लिए मानचित्र को देखना जरूरी है। मैंने जो शुरू में मानचित्र बताया है उसको आपको देखना जरूरी है, उसके हिसाब से ही आप समझ सकेंगे। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का काफी विस्तार है। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं। इनमें से कुछ स्थायी बालू का स्तूप है जिन पर वनस्पति उगी है। साथ ही इस क्षेत्र में स्थानांतरित बालू का स्तूप भी विद्यमान है। औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क जलवायु
सम जैसलमेर, यह राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र टीले हैं। यह राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है और डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। लाठी सीरीज तो जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे 80 किलोमीटर लंबाई में पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा मिली है, जिसे भूगर्भिक जल पट्टी लाठी सीरीज कहा जाता है। यानी कि जल के अंदर चल रही है, बाहर दिखाई नहीं दे रही है। कुछ जैसे दो वगैरह किसी वैज्ञानिक को दिखी सेवन घास वगैरह होती है जो खारे पानी में नहीं उगती है, वो मीठे पानी में ही उगती है। तो उसके कारण से ये पता चल पाया है कि यहाँ पे मीठे पानी की झील है जो अंदर से बह रही है। तो उन्होंने खोज करी थी 80 किलोमीटर तक बहती मिली है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना है। इसे 2007 में कांजरी के वैज्ञानिक ने खोजी। किसने खोजी? तो कांजरी के वैज्ञानिक ने खोजी। इस क्षेत्र में धावण, करड़, सेवण आदि पौष्टिक व स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती। इन्हीं घासों की वजह से ये कांजरी के वैज्ञानिक ने 2007 में इसे खोजा है। वरना ऐसे कैसे पता चलता? बिना ऐसे क्लू के तो पता चलता ही नहीं है। घास देखी तो उसने पहचाना कि ये घास मीठे पानी में उगती है, खारे पानी में नहीं उग सकती। उसने इसका निर्धारण किया। चंदन नलकूप तो जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास कम गहराई में ही 2.30 लाख मीटर प्रति घंटे क्षमता का मीठे पानी का एक नलकूप है जो थार का गड्ढा कहलाता है। इसी नदी के किनारे पर एक नलकूप मिला, यानी कि छोटा सा गड्ढा के रूप में मिला जिसमें मीठा पानी था। उससे लोग क्या कर रहे थे? उसके आसपास खेती कर रहे थे। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र इस मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा व बाड़मेर जिलों के कुछ भाग में बालू का स्तूप मुक्त या टीला रहित क्षेत्र पाया जाता है। इस सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। यह क्षेत्र फलोदी, पोखरण, जैसलमेर व बालोतरा के मध्य फैला है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। यहाँ पर बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्शियरी काल से प्लीस्टोसीन काल की है। इनमें चूने की चट्टानें व शैल प्रमुख है। इन चट्टानों में कई प्रकार की जुरासिक तथा मायोसीन काल के वनस्पति अवशेष एवं जीवावशेष पाए जाते हैं। आकल वुड फोसिलस पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। आकल वुड फोसिल्स पार्क जैसलमेर शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित इस स्थान पर प्राचीन वनस्पति व काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। बाप बोल्डर फलोदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन चट्टान के अवशेष मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर कहा गया है। इन चट्टानों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंड स्टोन व चूना पत्थर की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सेकंड आता है। राजस्थान बांगर या बांगर प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जिला गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डेर, कुचामन, नागौर, पश्चिम ब्यावर, जोधपुर, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। जलवायु अर्ध शुष्क। यह क्षेत्र शुष्क व उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित है, अतः इसे संक्रमणीय व पर्वतीय जलवायु का क्षेत्र भी कहते हैं। धरातल के आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश या राजस्थान बांगर के इसे चार विभाजनों में तोड़ा गया है। फर्स्ट में आता है घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोंडवाना प्रदेश, लूणी बेसिन। फर्स्ट में आता है हमारा घग्गर का मैदान। यह मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। यह राजस्थान के उत्तरी भाग हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में विस्तृत है। जो हमारी घग्गर नदी है वो दो जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है और इसमें समाप्त हो जाती है। मूल रूप से यह क्षेत्र मरुस्थलीय है, लेकिन प्रारंभ में गंग नहर द्वारा व
बाद में इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से यहाँ का मरुस्थलीय स्वरूप परिवर्तित हो गया। यहाँ की मिट्टी तो भूरी मटियार जलोढ़ मिट्टी है। यह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। नाली घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। बांगी तो उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को बांगी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कहाँ चलती है? तो गंगानगर जिले में चलती है। फिर उसके बाद आता है शेखावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले व डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश मध्यम व निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होने के कारण बालुका स्तूपों का पर वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। इसे बांग्ला प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की विशाल परतें पाई जाती हैं। अतः वर्षा का जल ऊपरी सतह पर न बहकर सतह के नीचे चूने की परतों में बहता है। अतः इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। बांग्ला प्रदेश तो प्राचीन काल में नदियों से आई उपजाऊ मिट्टी जो अब नदियां नहीं बहने से अनुपजाऊ हो गई, ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान बांगर कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र भी ऐसे अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान होने के कारण बांगर प्रदेश कहलाता है। उसके बाद आता है खादर। तो नवीन जलोढ़ वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ष नदियां बहती हैं और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। इसी उपजाऊ मिट्टी से बने मैदान खादर कहलाते हैं। राजस्थान में खादर के मैदान नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है जोहड़ नाड़ा। तो शेखावाटी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए चूनेदार अर्ध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। चौबी तो जोहड़ के बीच का सबसे गहरा स्थान चौबी कहलाता है। अधिक गर्मी, अधिक सर्दी। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली चूने की परत के कारण इस क्षेत्र में गर्मी में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस कारण यहाँ वार्षिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है बीहड़। तो शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान या पशु चारागाह के सार्वजनिक स्थान को क्या कहते हैं? तो बीहड़ कहते हैं। बीड़ कहते हैं। बीहड़ नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव और नाली का अपरदन से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? बीहड़ कहलाते हैं। ध्यान रहे, बीहड़ शेखावाटी में पाए जाते हैं, जबकि बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। बीड़ शेखावाटी में पाए जाते हैं, बीड़, और बीहड़ चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है तोरावाटी। शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी कांतली है, जो अंतर प्रवाही नदी है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की पहाड़ियां तोरावाटी की पहाड़ियां कहलाती है। फिर उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि। तो लूणी बेसिन एक शेखावाटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर व डीडवाना, कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसी कारण यह प्रदेश बंजर व रेतीला है। इस क्षेत्र में नमक के उत्तत्व की अधिकता का कारण अरब सागर के मानसून को माना जाता है। यहाँ नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकास्टिक नमकीन चट्टानें हैं। औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांबर, कुचामन, डीडवाना आदि इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कुब्बड़पट्टी तो नागौर व अजमेर जिले में भूमिगत जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण दांत पीले हो जाना, हड्डियां टेढ़ी हो जाना, पेट झुक जाती है।
जिससे व्यक्तियों की कुबड़ निकल जाती है, इसलिए इसका नाम कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, होच बेल्ट पड़ा है। जायल से पुष्कर तक का इलाका सबसे सर्वाधिक प्रभावित है। मकराना श्रेणी तो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। चौथे नंबर पे आता है हमारा गोडवाड प्रदेश, लूनी बेसिन। यह क्षेत्र मुख्यतः लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र यहाँ एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन या लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। इस प्रदेश में कच्छ के रण के निकटवर्ती भाग में कुछ क्षेत्रों में भूमि पर लवणता भी दिखाई देती है। यह लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मुख्यतः पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर जिलों में विस्तृत है। मिट्टी नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी, नेहर तो निर्हृद। बाड़मेर व जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, वहां लगभग 100 साल पहले समुद्र का जल लहराता था। इस क्षेत्र को नेहर कहते हैं। लूनी बेसिन की मुख्य नहर तो नर्मदा नहर। लूनी बेसिन का बांध तो जवाई बांध, पाली। गोडवाड प्रदेश की पूर्वी सीमा तो काला भूरा डूंगर। यह पचपदरा, सनवरला, कपराला में खारे पानी की गर्त है। सांचौर क्षेत्र राजस्थान का पंजाब कहलाता है। इस क्षेत्र का संपूर्ण भाग मैदानी है, लेकिन इस प्रदेश में कुछ एकाकी पहाड़ियां भी स्थित है, जिन्हें प्रमुख हैं। 56 की पहाड़ियां बालोतरा में मोकलसर गांव से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी गोलाकार पहाड़ियां विस्तृत हैं। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट ज्यादा पाया जाता है, अतः इसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रहे, ग्रेनाइट सिटी जालोर है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा, यहाँ जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर बना है, जिसे नाकोड़ा भैरव के नाम से जाना जाता है। पीपलूद बालोतरा, इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 56 की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। सिवाना जालोर की पहाड़ियां, ये पर्वत जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से बने हैं। सेंदड़ा ब्यावर से के सेंदड़ा में सर्पाकार सहित विभिन्न आकार की चट्टानें मौजूद है। यहाँ रॉक गार्डन बनने की संभावनाएं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि तब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं तो उनको भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।